दोस्तों हम लोग इस सेट में बात करते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की। दोस्तों ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, बेसिकली जब बना तो इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस दौर में बहुत से ऐसे ग्रुप बन रहे थे जो किसी भी लॉ के दायरे में नहीं आ रहे थे और जिसका सीधा सीधा असर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पर पड़ रहा था और उसका आगे चल के असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि ऐसे लॉ बनाए जाए ताकि जो ये ग्रुप्स बन रहे हैं, जो कभी भी हड़ताल करना, कंपनियों को बंद कर देना, इन सब चीज़ों को रोक लग सके। ठीक है? बेसिकली लेबर और एम्प्लॉय दोनों की समस्याओं को एक नियमों के दायरे में रह के सॉल्व किया जाए ताकि किसी का भी शोषण ना हो। ठीक? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उस दौर में जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन थे, कहते हैं ना, वो व्यक्तिगत थे। और इस तरह से नहीं थे कि वो कहते हैं ना कि एक फैक्ट्री में जाके एक एम्प्लॉयर और मजदूर वाले रिलेशन, वो नहीं थे। वो व्यक्तिगत थे। और जैसे-जैसे औद्योगिकरण बढ़ा, तो एक नया वर्ग उभरा जो पूरी तरह से एम्प्लॉयर था, जिसका काम था बिज़नेस कराना, फैक्ट्री लगाना और उत्पादन कराना। और औद्योगिकरण के दौर में समय के साथ-साथ अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाने पे जोर दिया जाने लगा, ताकि जितना मुनाफ़ा आएगा, उतना ही आप कहते हैं ना कंपनियों को, फैक्ट्री को और स्केल कर सकते हो और बड़ा कर सकते हो। तो जब ये नया वर्ग उभरा, तो इधर भी एक नया वर्ग उभरा जो पूरी तरह से मजदूर वर्ग था। क्योंकि जब पहले का जो वर्ग था वो पूर्णतः इसी काम पे निर्भर नहीं था और क्योंकि उसके भी अपने भी व्यवसाय थे, मतलब वो साइड में कुटीर उद्योग था, घर पे और भी चीजें थी का, मतलब कहते हैं ना कि जीवन यापन उसका चल रहा था, खेती से किसी भी रूप से चल रहा था। बट औद्योगिकरण के दौर में वो जो मजदूर वर्ग तैयार हुआ, उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, वो सिर्फ यही था कि उसको मजदूरी करनी है। और ऐसे एम्प्लॉयर हुआ जो जिसका काम था सिर्फ और सिर्फ उत्पादन करवाना, फैक्ट्री लगाना। ठीक? तो जब ये दो वर्ग उभरे, तो उनके बीच में जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन कोई बहुत ही अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनका फोकस था अधिक से अधिक उत्पादन देना और उत्पादन के लिए उनको कहीं ना कहीं अधिक से अधिक मजदूरों से काम कराना, कहना, सुरक्षा और इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ़ उत्पादन पे ध्यान दे रहे थे। तो जिस वजह से लोगों के बीच में भी आक्रोश बन रहा था और समय के साथ-साथ ऐसी यूनियन बनने पे जोर दिया जाने लगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1890 में एन.एम. लोखंडे के द्वारा सबसे पहले बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बनती है और यही दौर आगे चलते-चलते ढेरों छोटी-छोटी यूनियन बनने लगती हैं। और 1920 में हम देखते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनती है, ठीक? और उसी साल हम देखते हैं कि इंटक की स्थापना होती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। तो ये जो सारी यूनियन बन रही थी, कहीं न कहीं ये एक एम्प्लॉयी के पक्ष में थी, ठीक? और कहीं एम्प्लॉयर के ग्रुप में भी थी। और जहाँ ये मजबूत थी एम्प्लॉयी की, तो वहाँ एम्प्लॉयर का शोषण हो रहा था, जहाँ एम्प्लॉयर की मजबूत थी, तो वहाँ एम्प्लॉयी का शोषण हो रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को नियमों के दायरे में लाने के लिए ये लाया गया। और उस दौर में जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाती है और ऐसे बहुत से आयोग बनते हैं, उस समय रॉयल कमीशन आयोग बना जो लेबर के ऊपर बना, उसने भी अनुशंसा करी कि भारत में मजदूरों की दशा सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वहाँ ऐसा कोई एक्ट लाया जाए ताकि मजदूरों की आवाज़ को उठाने के लिए कोई ग्रुप हो। और उसी को देखते हुए ये एक्ट लाया जाता है। समय के साथ-साथ इस एक्ट में बहुत से बदलाव हुए। वर्तमान में हम देखते हैं कि इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 7 लोग होने चाहिए। साथ ही जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 100 से 200 के आस-पास सबसे ले सकते हो आप, ठीक? और उसके साथ ही जो भी आप कंट्रीब्यूशन लोगे उसका एनुअल ऑडिटिंग होगा, अकाउंटिंग होगा और जो रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको रजिस्टर्ड कराएँगे, वहीं पे इसका एनुअल अकाउंट जमा भी होता है। तो बेसिकली जो भी यूनियन बन रही थी, वो या तो रजिस्टर्ड हो रही थी या अनरजिस्टर्ड हो रही थी। जो इससे रजिस्टर्ड हो रही थी उनको कुछ विशेषाधिकार मिल रहे थे, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार और अपने एसोसिएशन के थ्रू किसी पे केस करने का अधिकार, और उन पे भी केस हो सकता है। तो इसी तरह जो अनरजिस्टर्ड थी उनको ये अधिकार नहीं थे। तो इस तरह से जितनी भी यूनियनें थी, कहीं न कहीं उसने एम्प्लॉयर की आवाज़ और एम्प्लॉयी की आवाज़ को उठाया। और कहते हैं ना अर्थव्यवस्था में जब हम इंटर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो या ट्रेड यूनियन एक्ट हो, दोनों का कहते हैं ना लास्ट मोटिव यही है कि उत्पादन बढ़े। कैसे बढ़े? जब एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे, कोई विवाद हुआ और एक एक बेस्ट मशीनरी, एक ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है ताकि कोई विवाद हुआ तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ आएगा, दूसरे में यहाँ आएगा और तीसरे चौथे आते आते मैक्सिमम चीजें सॉल्व हो जाए। तो एक अच्छा मैकेनिज्म को समय के साथ साथ डेवलप हुआ ताकि अर्थव्यवस्था भी बढ़े और विरोध और जो चीजों का लोग विरोध करके चीजों को रोक लेते हैं वो सब चीजें ना हो। और कहते हैं ना जब एक एम्प्लॉय खुश होगा
तो अपना 100% देगा, और जब एम्प्लॉयर खुश होगा तो वो भी अपना 100% देगा, और इससे कहते हैं ना, अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, शांति भी होगी, समृद्धि भी होगी। अब हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों थ्योरी से और एक्ट से। ठीक है दोस्तों? दोस्तों ट्रेड यूनियन एक्ट के माइंड मैप को समझ लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों माइंड मैप में ये कह रहा है कि बेसिक जो जो टर्म्स हैं उससे एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहा है कि सेक्शन 3 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। ठीक, अपॉइंटमेंट मतलब सरकार जो है ना रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी, जो ये तय करेगा कि यूनियन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या सर्टिफिकेट, मतलब सारी प्रक्रिया उसके द्वारा होगी। ठीक है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट द रजिस्ट्रार। ठीक, एडिशनल एंड डिप्टी रजिस्ट्रार में आल्सो अपॉइंटमेंट। ठीक, तो ये चीजें हो जाएंगी, है ना। उसके बाद सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 4 कह रहा है मेड ऑफ मोड ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बेसिकली जो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो क्या होगा कि जो कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, जैसे मैंने बताया है कि जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, कोषाध्यक्ष, ये तो रहेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, सदस्य होंगे, टोटल 7 लोग होते हैं, मिनिमम 7 तो चाहिए। जिसमें से रूल क्या होगा, एटलीस्ट 10% या 100, जो भी कम हो वो हो। ठीक है, मतलब एटलीस्ट 10% या 100 जो भी हो कम से कम में, वो उसके सदस्य जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये रहता है। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो प्रोसेस है ट्रेड यूनियन एक्ट में। ठीक, अब सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्शन 8 के तहत आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। द सर्टिफिकेट इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो रजिस्ट्रार होगा वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा कि अब आपकी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो गई है। ठीक है, रजिस्ट्रार इशू सर्टिफिकेट अपॉन द कंप्लायंस। ठीक है, ताकि फिर आप उस पर कंप्लायंस करेंगे। ठीक है, ये देखिए ऊपर देखा। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों जो सेक्शन 6 है, ठीक, मेन मेन पूरे माइंड में अपने सेक्शन है उसको रिवीजन होते जाएंगे। सेक्शन 6 में रूल्स हैं। रूल्स क्या होंगे? आपको प्रोसीजर देना पड़ेगा कि भैया अगर हम कोई भी चीज है, मतलब जो सेक्शन 6 में क्या था कि आप अपने बाईलॉज दोगे बना के, अपने ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव बताओगे। ठीक है, वो 7 लोगों की लिस्ट दोगे एग्जीक्यूटिव मेंबर की, उसमें सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें लगेंगी। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया आपको देने पड़ेगी तभी होगा। ठीक है, तो यूनियन का ऑब्जेक्टिव एंड मेंटेनेंस मेंबर की लिस्ट रहेगी। ठीक, अब दोस्तों है क्या, अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग। जो सेक्शन 21 है वो क्या बताता है? मेंबरशिप माइनर। जो मेंबरशिप होगी वो 15 साल से कम के बच्चों की नहीं होगी। ठीक है,